बहू क्या करती है सारा दिन? गजाधर बाबू ने पूछा। पड़ी रहती है, बसंती को तो कहेगी कि कॉलेज जाना होता है। गजाधर बाबू ने जोश में आकर बसंती को आवाज दी। बसंती भाभी के कमरे से निकली तो गजाधर बाबू ने कहा, बसंती, आज से शाम का खाना बनाने की जिम्मेदारी तुम पर है। सुबह का भोजन तुम्हारी भाभी बनाएगी। बसंती मुंह लटकाकर बोली, बाबूजी, पढ़ना भी तो होता है। गजाधर बाबू ने प्यार से समझाया, तुम सुबह पढ़ लिया करो। तुम्हारी माँ बूढ़ी हुई है, अब उसमें इतनी शक्ति नहीं बची। तुम हो, तुम्हारी भाभी है, दोनों मिलकर काम में हाथ बटाओ। बसंती चुप रह गई। उसके जाने के बाद उसकी माँ ने धीरे से कहा, पढ़ने का तो बहाना है, कभी जी ही नहीं लगता। लगे कैसे? शीला से ही फुर्सत नहीं। बड़े बड़े लड़के हैं उस घर में, हर वक्त वहां घुसा रहना मुझे अच्छा नहीं लगता। मना करती हूं तो सुनती नहीं। घर में गजाधर बाबू के रहने के लिए कोई स्थान न बचा था। जैसे किसी मेहमान के लिए कुछ अस्थायी प्रबंध कर दिया जाता है, उसी प्रकार बैठक में कुर्सियों को दीवार से सटाकर बीच में गजाधर बाबू के लिए पतली सी चारपाई डाल दी थी। गजाधर बाबू उस कमरे में पड़े पड़े कभी कभी अनायास ही इस अस्थायित्व का अनुभव करने लगते। उन्हें याद आती उन रेलगाड़ियों की जो आती और थोड़ी देर रुककर किसी और लक्ष्य की ओर चली जाती। घर छोटा होने के कारण बैठक में ही अब वो प्रबंध किया गया था। उनकी पत्नी के पास अंदर एक छोटा कमरा अवश्य था, पर वो एक ओर अचारों के मर्तबान, दाल चावल के कनस्तर और घी के डिब्बों से घिरा था। दूसरी ओर पुरानी रजाइयां, दरियां, लिपटी और रस्सियां बंधी हुई थी। उनके पास एक बड़े से टीन के बक्स में घर भर के कपड़े थे। बीच में एक अलगनी बंधी हुई थी, जिस पर प्राय बसंती के कपड़े लापरवाही से पड़े रहते थे। वो अक्सर उस कमरे में नहीं जाते थे। घर का दूसरा कमरा अमर और उसकी बहू के पास था। तीसरा कमरा जो सामने की ओर था, बैठक था। गजाधर बाबू के आने से पहले उसमें अमर के ससुराल से आया बैत का 3 कुर्सियों का सेट रखा था। कुर्सियों पर नीली गद्दियां और बहू के हाथों से कड़े कुशन थे। जब कभी उनकी पत्नी को कोई लंबी शिकायत करनी होती तो अपनी चटाई बैठक में डाल पड़ जाती थी। यही थी क्या उनकी पत्नी, जिसके हाथों के कोमल स्पर्श, जिसकी मुस्कान की याद में उन्होंने संपूर्ण जीवन काट दिया था। उन्हें लगा कि वो लावण्यमयी युवती जीवन की राह में कहीं खो गई है और उसकी जगह आज जो स्त्री है वो उनके मन और प्राणों के नितांत अपरिचिता है। गजाधर बाबू ने बाद में पत्नी से कहा, इतनी बड़ी लड़की हो गई है और उसे खाना बनाने तक का सहूर नहीं आया। अरे आता सब कुछ है, करना नहीं चाहती, पत्नी ने उत्तर दिया। अगली शाम माँ को रसोई में देख कपड़े बदलकर बसंती बाहर आई तो बैठक में गजाधर बाबू ने टोक दिया, कहाँ जा रही हो? पड़ोस में शीला के घर, बसंती ने कहा। कोई जरूरत नहीं है, अंदर जाकर पढ़ो, गजाधर बाबू ने कड़े स्वर में कहा। कुछ देर अनिश्चित खड़े रहकर बसंती अंदर चली गई। उस दिन के बाद बसंती पिता से बची बची रहने लगी। जाना हो तो पिछवाड़े से जाती। बाबूजी के डांटने पर भी एक दिन बसंती दबे पांव शीला के घर गई। शीला का सबसे छोटा बेटा, उसको वो बहुत चाहती थी। शीला के घर उस दिन कोई नहीं था और बसंती और शीला का छोटा बेटा राज दोनों अकेले थे। बसंती ने सफेद कलर का कुर्ता पायजामा पहन रखा था, उस पर लाल रंग का दुपट्टा ओढ़े। वो जैसे ही शीला के घर पहुंची तो राज ने उसका हाथ पकड़ लिया। बसंती ने बोला कि आंटी आ जाएंगी, क्या कर रहे हो? तो राज ने हंसते हुए कहा, बसंती, आज घर पे कोई नहीं है, मैं और सिर्फ तुम। उस दिन बारिश भी बहुत जोरों से हो रही थी। बसंती घर जाते जाते भीग भी गई थी। राज ने कहा कि तुम कपड़े बदल लो, भीग गई हो। तो बसंती ने मना कर दिया। उसने कहा कि जब वो घर वापस जाएगी
तो क्या कहेगी? तो राज ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम्हारे कपड़े सूख जाएंगे। बसंती ने राज की एक टी शर्ट और पायजामा लिया और बाथरूम में बदलने चली गई। बदल के जब वो बाहर आई तो राज उसे देखता रह गया। काले रंग की टी शर्ट और पायजामे में उसका गोरा शरीर इतना सुंदर लग रहा था कि राज से रहा नहीं गया। राज ने उसे अपनी बाहों में कस के भर लिया। उसका तन मन सब इस तरह से उत्तेजित हो रहे थे कि बसंती खुद को रोक नहीं पाई। बसंती की सुदृढ़ काया और राज दोनों एक दूसरे में समा गए। राज ने बसंती के पूरे शरीर को प्यार करना शुरू कर दिया और फिर पता ही नहीं चला कि राज की टी शर्ट कहाँ थी और पायजामा कहाँ। करीबन 2 घंटे बीत चुके थे और शीला आने ही वाली थी। तब बसंती ने राज को रोका और कहा कि आंटी आने वाली है। राज ने खुद को संभाला और वो एक दूसरे से दूर हुए। बसंती बाथरूम में गई अपने सूखे हुए कपड़े बदलने के लिए और राज भी पीछे पीछे उसके साथ बाथरूम में चला गया। बसंती ने अपनी टी शर्ट उतारकर कुर्ता पहना और फिर राज का पायजामा उतारकर अपनी सलवार। राज उसे देखता रह गया। फिर दुपट्टे से अपने आप को ढककर वो घर चली गई। गजादर बाबू ने 1-2 बार पत्नी से पूछा, पर उत्तर मिला, रूठी हुई है। गजादर बाबू को और रोष हुआ। लड़की के इतने मिजाज, जाने को रोक दिया तो पिता से बोलेगी नहीं। फिर उनकी पत्नी ने सूचना दी कि अमर अलग होने की सोच रहा है। गजादर बाबू ने चकित होकर पूछा, क्यों? पत्नी ने साफ साफ उत्तर नहीं दिया। अमर और उसकी बहू की शिकायतें बहुत थी। उनका कहना था कि गजादर बाबू हमेशा बैठक में ही पड़े रहते हैं। कोई आने जाने वाला हो तो कहीं बिठाने की जगह ही नहीं। पहले अमर घर का मालिक बनकर रहता था। बहू को कोई रोक टोक नहीं थी। अमर के दोस्तों का प्राय यही अड्डा जमा रहता था और अंदर से चाय नाश्ता तैयार होकर आता था। बसंती को भी वही अच्छा लगता था। गजादर बाबू ने बहुत धीरे से कहा, अमर से कहो जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है। गजादर बाबू ने बिना किसी भूमिका के कहा, मुझे सेठ रामजी लाल की चीनी मिल में नौकरी मिल गई है। खाली बैठे रहने से तो 4 पैसे घर में आए वही अच्छा है। उन्होंने तो पहले ही कहा था, मैंने मना कर दिया था। फिर कुछ रुककर जैसे बुझी हुई आग में एक चिंगारी चमक उठे, उन्होंने धीमे स्वर में कहा, मैंने सोचा था बरसों तुम सबसे अलग रहने के बाद अवकाश पाकर परिवार के साथ रहूंगा। खैर, परसों जाना है, तुम भी चलोगी? मैं? पत्नी ने सकपकाकर कहा, मैं चलूंगी तो यहाँ क्या होगा? इतनी बड़ी गृहस्थी, फिर सयानी लड़की। बात बीच में काटकर गजादर बाबू ने हताश स्वर में कहा, ठीक है, तुम यहीं रहो। मैंने तो ऐसे ही कहा था। और गहरे मौन में डूब गए। और फिर 2 दिन बाद गजादर बाबू हमेशा के लिए अपने परिवार से बिछड़कर चले गए। शायद वही अकेलापन उनकी